नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भाई हम आगे जो है वो युति की श्रृंखला जो है वो आरंभ करेंगे। तो आज हम आपके लिए युति की श्रृंखला जो है वो लेके आए हैं, उसका पहला भाग। लेकिन पहले तो ये समझना जरूरी है कि युति क्या होती है, युति जो है वो किसको कहते हैं, और युति जो है वो कितने ग्रहों की या कितने जो है वहां तक संभावना है उसकी, कितनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होती है, तो उस पर, और युति बढ़ती कैसे है उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले युतियों का फल निकालने से पहले युति बढ़ती कैसे है वो चर्चा हम जो है वो पहले करेंगे। तो जैसे कि आमतौर पर हम कुंडली देखते हैं और उसमें हम एक भाव में जैसे 2 ग्रह देख लेते हैं या 3 ग्रह देख लेते हैं, 4 ग्रह देख लेते हैं, तो उसको आमतौर पर हम युति मान लेते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो युति दिख रही है वो युति हो ही, क्योंकि उसके अपने एक नियम है कि युति कब मानी जाएगी। तो जैसे हमने पहले एक वीडियो बनाई थी, आकाशीय कुंडली के नाम से हमने एक जो है वीडियो बनाई थी, तो उसमें हमने आपको समझाया था कि भाई जो ये राशियां निर्धारित करते हैं ग्रहों की, ये कैसे निर्धारित करते हैं। तो उसमें हम, क्योंकि हम पृथ्वी के हिसाब से चलते हैं, जियोसेंट्रिक जो है हमारा एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम है, कि भाई हम धरती से जब देखते हैं, पृथ्वी से जब देखते हैं और फिर ये कल्पना करते हैं कि सूर्य हमारे बाहर घूम रहा है, सूर्य पृथ्वी के बाहर घूम रहा है सभी ग्रहों को लेके, और फिर पृथ्वी को केंद्र मान के बाहर नक्षत्रों के रूप में और नक्षत्रों को इकट्ठा करके राशियों के रूप में जो हम आकृतियां कल्पना करते हैं, उसमें किस राशि के सामने वो ग्रह पृथ्वी के अनुसार आ रहा है, उस राशि में उस ग्रह को मान लेते हैं। तो यहाँ उसी चीज को हम देखेंगे कि भाई जैसे हम कल्पना करते हैं कि 2 ग्रह हैं, जैसे सूर्य बुध इकट्ठे हैं भाई किसी की कुंडली में, तो हम ये देखेंगे कि सूर्य बुध इकट्ठे हैं एक भाव में, तो उनकी युति बन रही है कि नहीं। अब युति के नियम है, वो नियम क्या है कि वे एक हमारे जो ऋषि मुनियों ने हर ग्रह को दीप्तांश दिए हैं। जैसे सूर्य का जो दीप्तांश है वो है 15, और चंद्रमा का है वो 12, मंगल का जो है वो है 8, बुध का है वो 7, गुरु का है वो 9, शुक्र का 7 और शनि का 9। ये दीप्तांश जो है वो इनको दिए गए हैं, और इसका अर्थ क्या है कि वो जो ग्रह है उसका प्रभाव क्षेत्र है ये इतनी डिग्री तक, यानी पृथ्वी से जब हम देखेंगे तो इतने डिग्री तक उनका प्रभाव क्षेत्र है, ओरा कह सकते हैं उसको, यानी उन ग्रहों के अंदर जो ऊर्जा है, चाहे उसको चुंबकीय शक्ति कह लो, वो उसका प्रभाव इतनी दूर तक, इतनी डिग्री तक है अगर पृथ्वी से देखेंगे। तो जब तक उनका प्रभाव आपस में नहीं टकराएगा तब तक उसको हम युति नहीं मानेंगे। और उसका एक उन्होंने एक सूत्र बनाया कि भाई ये सूत्र क्या होगा, यानी कब मानी जाएगी युति। तो उसके लिए ये है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था अभी उदाहरण के तौर पर सूर्य बुध, तो सूर्य बुध की युति कब मानी जाएगी, कब ये माना जाएगा कि भाई ये युति में है। तो इसमें ये है कि जो सूर्य की डिग्री है, सूर्य के जो अंश है उस कुंडली में, और जो बुध के अंश है उस कुंडली में, उनको आपस में हम घटा लेंगे। और उसके बाद ये जो दीप्तांश है हमारे, जैसे सूर्य का 15 है और बुध का जो है वो 7 है, तो 15 और 7 हो गए 22। इसका हम आधा कर लेंगे, आधा उसका कर लो, तो इकट्ठा करके आधा कर लेंगे, तो 15 और 7 22, 22 का आधा 11। यानी जब ये 11 डिग्री या उससे कम डिग्री पर ये होंगे दोनों ग्रह, तो ही युति कहलाएगी, वरना युति नहीं कहलाएगी। हम उसको एक दृष्टि में देख के ये मान लेते हैं इसकी कुंडली में तो सूर्य बुध की युति है, बुध आदित्य योग है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बुध आदित्य योग हो। मान लिया सूर्य की 2 डिग्री है और बुध की जो है वो 28 डिग्री है, तो बीच में तो 26 डिग्री का अंतर हो गया, जबकि युति बढ़ेगी 11 या उससे कम, तो वो युति नहीं मानी जाएगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि 2 अलग अलग राशियों में ग्रह हैं और इस नियम के हिसाब से उनकी युति बढ़ेगी। जैसे मान लिया बृहस्पति जो है वो 28 डिग्री है और उसकी अगली राशि में राहु वो 60 डिग्री है, तो कितना हो गया अंतर उनका अंतर 7 और 2 9 हो गया, तो नजदीक होगी बिल्कुल। तो वो हमने ये देखना है कि उनकी आपस की दूरी, क्योंकि राशियां तो हमने बांटी है, आकाश में कोई जो दीवारें नहीं खींची हुई है, अब भाई यहाँ तक ये राशि होगी, यहाँ तक ये राशि होगी। आकाश में जो ग्रह आपस में उनका जो अंतर है उसके हिसाब से युति बढ़ती है। तो अलग राशियों में ग्रहों की भी युति हो सकती है और एक ही राशि में ग्रह है उनकी हो सकता है युति ना हो। तो हमने सबसे पहले युति का ये जो नियम है ये लगा के और फिर निर्धारण करना है कि भाई इनकी युति बढ़ भी रही है कि नहीं।
यानी किन्हीं दो ग्रहों में जो युति है उसकी डिग्री नोट करो, उन डिग्रियों को घटाओ और उसके बाद जो इनके दीप्तांश है इनको जोड़ के इनका आधा करो। उस डिग्री या उससे कम डिग्री में अगर वो ग्रह है तो युति है, वरना वो युति नहीं है। तो ये सबसे पहला जो काम है युति देखने से पहले वो दीप्तांश के आधार पर निर्णय करना। अब एक चीज और भी है कि यदि दो ग्रह हमारे सामने हैं तो उन दोनों ग्रहों के अलग अलग कारक तत्व है। अब कौन से का कारक तत्व जो है वो हावी होगा, क्योंकि दो व्यक्ति जब एक साथ रहते हैं तो हमने आमतौर पर देखा है, जैसे मान लिया कोई एक मकान में दो व्यक्ति रहने लग जाए या हमारा परिवार ही देख लो, तो उस परिवार में कोई जो व्यक्ति है उसकी ज्यादा चलती है, किसी की कम चलती है, कोई बहुत आक्रामक होता है, कोई बिल्कुल ही शांत हो जाता है। तो वो क्या कारण है उस चीज का कि आपस में उनका जो प्रभाव है वो हमें देखना है कि कौन प्रभावशाली है और कौन प्रभावशाली नहीं है। तो उसके लिए हमें जो देखना पड़ेगा वो है षडबल। ग्रहों में जब हमें ये देखना है कि कौन सा ग्रह प्रभावशाली है, किस ग्रह के कारक तत्व प्रभावशाली है, वो देखने के लिए हमें षडबल देखना पड़ता है। और उसकी गणनाएं काफी लंबी चौड़ी हैं, लेकिन आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमारा जमाना है उसने बड़ा आसान कर दिया है। जब आप सॉफ्टवेयर में जो है कुंडलियां बनाते हैं तो अपने आप आ जाता है षडबल। लेकिन वो षडबल का थोड़ा पता तो होना ही चाहिए कि भी ये षडबल होता क्या है। तो षडबल में जो है ये 6 चीजें, षड यानी 6, तो 6 प्रकार के बल जो है ग्रहों के देखे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा स्थान बल होता है। तो स्थान बल में हम ये देखते हैं कि कोई ग्रह है वो उच्च का है या मूल त्रिकोण में है या जो है अपने स्व राशि में है, मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है या नीच का है, उसके अनुसार उनको अंक दिए जाते हैं और वो अलग रख लिए जाते हैं। यानी उसमें ये निर्धारित हो जाता है कि किस ग्रह का जो स्थान बल है वो कितना है। उसके बाद एक आता है फिर हमारा दिग्बल या दिशा बल या दिक्बल भी उसको कह सकते हैं कि भी हम दिशाओं के आधार पर भी एक नियम है हमारा कि जैसे लगन को, कुंडली में लगन जो है हमारा उनको पूर्व दिशा माना जाता है और जो दशम भाव है वो हमारा दक्षिण माना जाता है और जो सप्तम भाव है वो पश्चिम माना जाता है और जो चतुर्थ भाव है वो उत्तर माना जाता है। तो इन चारों भावों में जो ग्रह हैं वो कौन कौन से बल प्राप्त करते हैं। लगन में प्राप्त करता है गुरु और बुध, यानी यदि ये लगन में है तो इनको जो है दिग्बल प्राप्त माना जाता है, दिग्बल के अंक इनको मिलते हैं। और जो दशम भाव है हमारा उसमें सूर्य और मंगल है, ये यदि आए तो इनको दिग्बल मिलता है। सप्तम में शनि को मिलता है और चतुर्थ में जो है वो चंद्रमा और शुक्र को मिलता है। यानी ये निर्धारित है, तो इनकी भी गिनती होती है, इनको फिर हम और अलग करके रख लेते हैं। यानी 6 प्रकार के बल हमने देखने होते हैं। उसके बाद काल बल है। काल बल जो है समय के अनुसार है, जैसे चंद्र मंगल और शनि ये रात को इनको काल बल मिलता है और उसके बाद सूर्य और जो गुरु है और शुक्र इनको दिन में मिलता है और बुध को 24 घंटे मिलता है। तो इस प्रकार से इनकी गणना की जाती है कि इनको काल बल जो है वो प्राप्त है या नहीं। उसके बाद आता है चेष्टा बल। तो चेष्टा बल में ये है कि उत्तरायण में अगर सूर्य चल रहा है यानी मकर से लेके मिथुन तक, तो सूर्य जो है उसको चेष्टा बल प्राप्त होता है और इसको चंद्रमा को भी प्राप्त होता है, लेकिन चंद्रमा को आमतौर पर पूर्णिमा को चेष्टा बल प्राप्त होता है। और जो बाकी अन्य ग्रह हैं उनको 2 प्रकार से प्राप्त होता है, यदि वो वक्री हैं तो चेष्टा बल प्राप्त होता है, और या वो पांचों के पांचों जो ग्रह बाकी बच गए प्रकाशित ग्रह को छोड़ के यानी सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के, यदि उनमें से कोई भी चंद्रमा के साथ है तो उसको भी चेष्टा बल मिलता है, उसको जो है चेष्टा बल के अंक जो मिलते हैं। उसके बाद जो हमारा है वो नैसर्गिक बल है। नैसर्गिक बल कैसे होता है कि सबसे बलवान इन 7 ग्रहों में, इसमें राहु केतु का कोई जिक्र नहीं है भाई, इनमें 7 ग्रहों में सबसे जो बलवान है वो सूर्य को माना गया है। नैसर्गिक बल में सूर्य सबसे बलवान है, 2 नंबर पर है चंद्रमा और तीसरे नंबर पर आता है शुक्र, चौथे नंबर पर गुरु, 5वें पर बुध, 6ठे पर जो है मंगल और 7वें पर शनि। यानी 7वां जो शनि हमारा वो सबसे कमजोर माना जाता है नैसर्गिक बल में। और अंतिम जो है वो हमारा दृक बल या दृष्टि बल, यानी किसी ग्रह के ऊपर अगर शुभ दृष्टि है तो वो उसके नंबर मिलते हैं, उसको अशुभ दृष्टि है तो उसके नंबर कटते हैं। तो ये 6 प्रकार के जो हमारे बल हैं ये गणना करने के बाद ही हमें पता लगता है कि इस कुंडली में सबसे बलवान ग्रह कौन सा है,
दूसरे नंबर पर कौन सा है, तीसरे पर कौन सा है, ये 7 नंबर जो है इस प्रकार से तो हमने बनाने पड़ते हैं। अब यहाँ क्या मतलब है इसका, युति में इसका क्या रोल है, क्या योगदान है, ये हमें बताएगा कि भाई प्रभाव कौन से ग्रह का किसके ऊपर होगा। जैसे हमने उदाहरण लिया था सूर्य बुध का, मान लिया कि सूर्य और बुध में बुध बलवान है, सूर्य जो है वो बलवान नहीं है कुंडली में, उन 7 में मान लिया बुध का नंबर 1 पर है और सूर्य का अंतिम 7वें पर आ गया, तो क्या करेंगे, तो यानी उस कुंडली में सूर्य जो है उसका प्रभाव नहीं होगा, बुध के जो कारक तत्व है वो प्रभावशाली होंगे, सूर्य के जो है ना जो कारक है वो कमजोर पड़ जाएंगे, और अगर सूर्य बलवान हो तो फिर वो सूर्य के कारक तत्व बलवान पड़ जाएंगे, बुध के कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि 2 व्यक्तियों की या 2 ग्रहों की जो युति का अर्थ है कि उनमें कौन सा किस पर प्रभाव डाल पाएगा और उसी के अनुसार फलित होगा। फलित का ये नहीं है कि भाई एक अपने रट्टा मार लिया कि ये ऐसा होगा ऐसा होगा, ये नहीं होता, उसमें नियम है कि भाई पहले हमें ये गणनाएं करनी पड़ती हैं। और एक तीसरी चीज और है, ये सिर्फ लागू होगी वो सूर्य की जो युतियां उन पर तो उनके ऊपर लागू होगी, बाकियों में लागू नहीं होगी, क्योंकि सूर्य के करीब कोई ग्रह आता है तो अस्तमित होता है, वो उसके अस्तमित के भी तो नियम है। तो ये मैंने यहाँ पर बना रखी है कि कौन सा ग्रह सूर्य के कितना नजदीक आएगा तो वो अस्त हो जाएगा, और अस्त हो जाएगा तो उसका प्रभाव खत्म होगा, यानी अस्त ग्रह जो है वो अपना प्रभाव खो देता है। और यहाँ अस्त का क्या मतलब बताया था मैंने पहले जो वीडियो में जो आकाशीय कुंडली में बनाई थी, या अस्त ग्रह की जो वीडियो बनाई थी, कि कोई सूर्य के पीछे ग्रह आ जाता है, यानी यहाँ पृथ्वी है, यहाँ सूर्य और उसके पीछे कोई ग्रह आ गया तो सूर्य तो बहुत बड़ा है, तो वो उसका तो प्रभाव खत्म, उसका तो सारे जो तत्व हो सूर्य के पास आगे तो नहीं आ रहे, पृथ्वी तक तो नहीं पहुंच रहे उसके। तो वो चीज भी हमने देखनी है जो सूर्य की युतियां है कि भाई वो इसमें अस्त तो नहीं हो रहा है वो, यानी चंद्रमा यदि 12 डिग्री के अंदर आ जाता है सूर्य के पास तो वो अस्त हो जाता है और वो अमावस्या का एक प्रकार से योग बन जाता है। उसके बाद मंगल है वो 17 डिग्री या उससे कम आ जाता है तो अस्त हो जाता है, यानी उसका प्रभाव खत्म। बुध है वो 2 प्रकार से है, यानी जब वो मार्गी होता है तो 14 डिग्री और वक्री होता है तो 12 डिग्री। उसी प्रकार से गुरु है वो 11 डिग्री, चाहे वक्री हो चाहे मार्गी हो। शुक्र के भी 2 नियम है, 10 डिग्री अगर मार्गी है तो, और 8 डिग्री अगर वो वक्री है तो, और शनि जो है वो 15 डिग्री। इसके अंदर कोई आ गया, मान लिया सूर्य शनि की युति है और वो 15 डिग्री से कम की दूरी पर आ गया तो अस्त हो गया, तो उसका प्रभाव तो खत्म हो गया। तो सबसे कठिन जो युतियां हैं वो सूर्य के साथ युतियां हैं, क्योंकि हमने दीप्तांश का नियम भी लगाना है और अस्त भी देखना है। भाई दीप्तांश का अगर हम नियम लगाएंगे तो कुल मिला के अस्त ही हो जाएगा वो। जैसे शनि का हम देखे मान लिया तो ये 15 डिग्री है, ये 9 डिग्री है 24, तो 12 डिग्री के नजदीक आते ही वो अस्त हो जाएगा, क्योंकि वहां 15 डिग्री तक अस्त होता है वो। तो ये सब चीजों का ख्याल रखते हुए हमें युतियों का जो है वो फल बताना चाहिए होता है और देखना होता है। तो आज हम जो है सिर्फ इस बारे में हमने बातचीत की है, चर्चा की। आगे अगली वीडियो से हम जो है युतियां लेंगे, सबसे पहले सूर्य की युतियां लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।